चलो नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक चैप्टर अच्छा सा। काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ मोशन। पहले इस चैप्टर के मतलब बता रहे हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो कि एक कार जो है, एक कार वो आगे जा रहा है, कार आगे जा रहा है, तो इस कार के बारे में हम क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि कार जो है स्पीडोमीटर से इसका डिस्टेंस मेजर करेगा, कितना टाइम लगेगा कार को, कितना स्पीड से जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सारे चीज़ें जो है इसमें हम जान सकते हैं कार का। ये भी जान सकते हैं कि कार का जो टायर है और उसका सरफेस जो है, उस सरफेस जो है इसके टायर पे कितना जो है फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये भी जो है हम जान सकते हैं। ये भी हम जान सकते हैं कि एक कार जो है आगे क्यों जा रहा है, मतलब इस कार के मोशन का काउज क्या है। लेकिन मेनली जो है काइनेमेटिक्स जो है फिजिक्स में, वो हमें ये सिखलाता है कि इस कार का जो मोशन है वो किस तरह से है। हमको ये नहीं जानना है इसमें काइनेमेटिक्स में कि इस मोशन के पीछे काउज क्या है। ऑफ कोर्स इस मोशन के पीछे काउज होगा हमारा फोर्स, लेकिन हमें फोर्स के बारे में नहीं जानना है। हमको सिर्फ ये जानना है कि ये कार जो है वो आगे क्यों जा रहा है, ये हमें नहीं जानना। सिर्फ ये जानना है कि कार आगे जा रहा है तो कार को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना समय लग रहा है, कार जो है कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कार के पास वेलोसिटी कितनी है, कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ये सारा चीज़ हमें ये नहीं जानना है कि कार जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका पीछे रीजन क्या है। जैसे कार जो है वो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, लेट्स एक कार बना ले रहे हैं और ये 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। 20 मीटर पर सेकेंड से जब आगे जा रही है तो इस 20 मीटर पर सेकेंड के पीछे रीजन क्या है, काउज क्या है। तो ऑफकोर्स इस पर एक फोर्स लगा होगा किसी तरह का। ये फोर्स जो है हमें नहीं पता कि कौन सा लगा होगा। ये अंदर जो है कार पे रोटेटिंग इसके अंदर मोटर लगा होगा, मोटर घूम रहा होगा तो चक्का घूम रहा होगा, व्हील घूमने के कारण इससे फोर्स लगा होगा। तो ये फोर्स जो है इसके बारे में हमको अभी नहीं जानना है, इसके लिए अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जो है सिर्फ ये हमें सिखलाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो उसके मोशन कैसा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमें ये नहीं जानना है इस ब्रांच में कि उसके पीछे का काउज क्या है। तो लिखो कि काइनेमेटिक्स जो है इट इज़ क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with motion without going about cause of motion। ठीक है, हमें जो है ये नहीं जानना है कि उसके पीछे का काउज क्या है। यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है। समझ गए, काइनेमेटिक्स कहलाता है।
तो काइनेमेटिक जो है ब्रांच है फिजिक्स का इन विच डील्स विथ द मोशन विदाउट गोइंग अबाउट काउज ऑफ मोशन। अब इन काइनेमेटिक्स चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है हमको रेस्ट एंड मोशन के बारे में, कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले ए रेस्ट और मोशन जो होता है वो एक ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। ये ऑब्जेक्ट का भी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ एक ऑब्जर्वर का भी प्रॉपर्टी। ऑब्जर्वर मीन्स कि उसके मोशन को कौन जज कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है, वो खड़ा है ज़मीन पे, अब एक कार जो है वो आगे जा रहा है, तो इस कार के मोशन के बारे में जज कौन कर रहा है, ये लड़का। तो इस लड़का को हम बोल देंगे ये बॉय जो है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर, ठीक है। बॉय हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो ये जो कार का मोशन है, ठीक है ना, एक कार का मोशन जो है ये डिपेंड कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, साथ ही साथ ऑब्जर्वर पे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन एक प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पर भी और ऑब्जर्वर पर भी, ठीक है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to observer, then object is called at rest with respect to ऑब्जर्वर। अभी हम बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन जो है प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे कि क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहा है तो। और उसी तरह अगर मान लो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to observer, then object is called in motion, ठीक है, with respect to observer। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, और अगर चेंज कर रहा है तो किस में रहेगा, मोशन में। लेकिन यहाँ पे एक दो वर्ड यूज हुआ है, पोजीशन, बार बार। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पोजीशन क्या होता है। पोजीशन, तब ना हम पोजीशन के बारे में जान लेंगे, तब ना जो है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट होने या मोशन में होने के जो है प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। तो पोजीशन जो है क्या है, एक सिंपली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विच प्रोवाइड्स location of object with respect to observer, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन प्रोवाइड जो करता है वो किसके द्वारा करते हैं हम लोग, पोजीशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि एक वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच जो है वो एक ऑब्जर्वर है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर।
और मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट? अभी इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसा होगा? तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस गया होगा एक्स, फिर वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तब ना यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है वो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है। अब ए ऑब्जर्वर है और ए ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन किसी भी स्पेस में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में, किसी भी आर्बिट्ररी प्लेन में देखा जाए तो वो बताएगा कि उस पॉइंट का क्या है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है वो कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जर्वर। अगर यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जर्वर दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वर, तो इसका जो है मान लो यहाँ पे भी ऑब्जर्वर है तो इसका लोकेशन कुछ और होगा। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जर्वर दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका लोकेशन कुछ और होगा। ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन को ज्वाइन करते हैं ऐसे ऐसे, ये जो लाइन को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग जो होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच, यही हमारा क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। और इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? सिंपली कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन किसी भी स्पेस के अंदर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जर्वर जो है उसका लोकेशन जो है किधर होगा? ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बात और कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ऑब्जर्वर हमेशा जो है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के टेल पे रहेगा, टेल। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट के हेड पे रहेगा। ऑब्जेक्ट जब हमेशा क्या होगा? हेड पे। और डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? टेल टू हेड होगा। किधर? पोजीशन वेक्टर का। अब कोर्स पोजीशन वेक्टर जो है कि एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा? हमारा यूनिट होगा हमारा मीटर होगा। ठीक है। और डायमेंशन क्या होगा हमारा? तो डायमेंशन हो जाएगा हमारा, मीटर है तो एल हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो, तो ये था हमारा पोजीशन के बारे में। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल से, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ, लेट्स यहाँ से एक ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ पे ए ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? देख रहा है। अब जब ए ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखेगा अपनी आंखों से, तो इसका लोकेशन जो है कैसे नजर आएगा? तो यहाँ से कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और फिर ऊपर y1 जाएंगे। x1 कॉमा 0 है, फिर ऊपर गए होंगे, कुछ बाहर आएंगे। देखो यहाँ से यहाँ गए होंगे, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर स्पेस में बाहर आएंगे होंगे, बाहर की तरफ। तो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट जो है लेट्स x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है। मान लो कि इसका लोकेशन जो है किसी स्पेस के अंदर कैसा है? कैसा है? x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेट्स पी पॉइंट पे है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर अभी हम तुमको तुरंत बताए थे कि कैसे बताए थे आपको कि टेल से हेड की तरफ अगर हम ज्वाइन करेंगे लाइन को, तो टेल से हेड की तरफ ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारा ये हो गया, ओपी वेक्टर। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जो है वो जो है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन जो है वो ऐसे 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 करते करते यहाँ पर पहुँच गया। लेट्स दिस पॉइंट इज क्यू। तो एक क्यू पॉइंट पे जब पहुँच गया तो इसका लोकेशन भी चेंज हो गया, x2 y2 z2।
अब बताओ कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक क्यू पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्यू पॉइंट पे क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया ऐसे। अब जैसे ही इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्यू पॉइंट पे जब पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो एक बात बताओ यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंजिंग किया कि नहीं, बिल्कुल किया। इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में चेंजिंग किया, तो बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, मोशन में है। तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑलराइट। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल में अगर हम आपको समझाएं कि मान लो कि ऐसे है, ऐसे है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और मान लो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट है पी, क्या है, पी, और ये पी पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा x1, y1, z1। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं के यहीं है, यहीं के यहीं है, मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट जो है वो कहीं भी स्पेस में मूव नहीं कर रहा है, मतलब वहीं के वहीं है, पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहा है। और पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, नॉट चेंजिंग पोजीशन, पोजीशन चेंजिंग नहीं कर रहा है। और अगर पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहा है तो हम आपको क्या बताएं यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैन, और व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। तो ये मोशन में ऑब्जेक्ट क्योंकि पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट में। तो एक बात बताओ, हम आपको क्या बोले थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में होने और मोशन में होने की जो प्रॉपर्टी है उसको कौन डिसाइड करेगा, तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, यहाँ पे मान लो कि y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। अब मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है वो ये भी जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग जो है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे लेट्स 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अब एक बात बताओ कि जब यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो कैसा नजर आएगा, तो बोलेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से, नहीं। जब ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आएगा रेस्ट पे, किस पे नजर आएगा, रेस्ट पे। क्यों, क्योंकि ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आ जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वर भी जो है मूविंग है, इस फ्रेम में जो है ये ऑब्जर्वर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर जितना स्पीड से मूव कर रहा है उतना ही स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो जब ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जर्वर को देखेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मान लो कि इंसान बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर को देखेगा तो बोलेगा कि किस में है, रेस्ट में, क्योंकि ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर यहाँ पे हम बना दिए, यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसको लगेगा कि ये जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखेगा कि 10 मीटर से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना। मान लो कि ये ऑब्जर्वर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चल गया, ये ऑब्जर्वर, तो इसको जो है वो कितना से दिखेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से आगे नजर आएगा, जो आगे हम चल के पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। अभी नहीं जानना है, हम तो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है
वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो बोलते हैं कि वो मोशन में है, और अगर नहीं चेंज हो रहा है तो किस में है? रेस्ट में है। समझ में आया? चलो, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम क्लियर करें तो यहाँ पर एक कार है, कार के अंदर एक इंसान जो है बैठा हुआ है, और कार जो है 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। एक और इंसान जो है कार में अंदर बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ कि ए भी आदमी 20 मीटर पर सेकंड से आगे, ए भी आदमी 20 मीटर पर सेकंड से आगे, ए भी आदमी 20 मीटर पर सेकंड से आगे। अब ए आदमी और बी आदमी, ए आदमी जब बी आदमी को देखेगा तो बोलेगा कि मैन तुम जो हो बी, वो रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि ए भी 20 से जा रहा है, ए भी 20 से। लेकिन बी जो है वो ए को देखेगा तो भी बोलेगा कि मैन ए तुम भी जो है मेरे रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में हो। लेकिन जब ग्राउंड पे खड़ा हुआ इंसान जो है, एक और ग्राउंड पे ज़मीन पे खड़ा हुआ इंसान जो ई रेस्ट पर है, ए जब जो है इन दोनों को देखेगा, ए ऑब्जर्वर, तो बोलेगा कि अच्छा ए जो है 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और बी जो है 20 मीटर पर सेकंड से क्या जा रहा है? आगे। तो हम यहाँ पे ए जानना चाह रहे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में मैन ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा माने बी भी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इस ओ के रिस्पेक्ट में ए और बी जो है वो किस में है? मोशन में है। तो ए एंड बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। इस ओ के रिस्पेक्ट में ए दोनों जो है वो किस में है? मोशन में है। क्लियर हुआ? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन होने की प्रॉपर्टी को ऐसा ही डिसाइड नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर के। क्लियर हुआ ना? चलो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो बात करते हैं। तो सिंपली डिफाइंड जो है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। Change in position is defined as what? Displacement. Change in position is defined as displacement. जैसे मान लो कि A हमारा y एक्सिस है और A हमारा x एक्सिस है। अब जो है यहाँ पे एक ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो जो है अभी जो है वो ऐसे है पड़ा हुआ ए पॉइंट पे, ठीक है। कुछ समय बाद जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे 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 मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गया बी पे। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन कौन है? ए। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का ए है। तो ए जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपली वो पोजीशन में चेंजिंग हुआ। पहले पोजीशन कितना था? पोजीशन था पहले वो था हमारा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में r1 वेक्टर। अब पोजीशन जो है इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया हमारा? r2 वेक्टर। पोजीशन फैक्टर अभी नहीं सीखा है। पोजीशन फैक्टर क्या होता था? टेल टू हेड ज्वाइन करने वाला लाइन। पोजीशन में चेंजिंग कितना हुआ? पोजीशन में चेंजिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया, ऑब्जेक्ट जो है ए से कहाँ गया? बी। तो पोजीशन फैक्टर जो है वो ऐसे हो गया, ए चेंजिंग हुआ पोजीशन। ए पोजीशन जो चेंजिंग हुआ इसको बोलते हैं डेल्टा आर, पोजीशन फैक्टर। और यही डेल्टा आर जो है
वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि R1 वेक्टर, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल्स लॉ बन रहा है, ट्राइंगल लॉ पढ़े हो ना, ट्राइंगल लॉ जो होता है ऐसे होता है, ये R2 वेक्टर, दिस इज R1 वेक्टर, अभी डेल्टा R चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन को हम डेल्टा R लिख रहे हैं, डेल्टा मतलब चेंजिंग, तो लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो डेल्टा R वेक्टर क्या हो गया हमारा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही डेल्टा R जो है वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोले हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी पॉइंट है इससे रिलेटेड लिखते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये जो है सिर्फ कहाँ से, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो है सिर्फ डिपेंड करता है। तो इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसके बीच में कुछ भी हो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और डायरेक्शन की तरह होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तब डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है तो कैसा है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी था, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन जो है हमारा वो किधर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट था, अब कहाँ पहुँच गया, फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे समझ जाओ कि इनिशियल पॉइंट जो होगा वो, इनिशियल पॉइंट जो होगा वो सिर्फ एक पॉइंट से डिनोट होगा, इसको बोलेंगे टेल, और जो फाइनल पोजीशन होगा वो एक हेड से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हेड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमेशा वो टेल टू क्या होगा, हेड होगा। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है हमारा टेल है और यहाँ पर हमारा क्या है, हेड है, तो हमेशा टेल टू क्या होगा, हेड होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हम डिफाइन किए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 को R फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हम आपसे फाइनल पोजीशन पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इनिशियल पोजीशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। चलो, जैसे यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला एक डिफाइन करना चाहते हैं तो मान लो कि यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और पहले जो है एक पॉइंट है ए, इसका पोजीशन ऐसे था। अब ए पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट चलते 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 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो बताओ कि बी पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच गया ऑब्जेक्ट। पहले ए पे था, इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन क्या हो गया, बी फाइनल पोजीशन। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या बताएं हम, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बताएं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के सेपरेशन, नहीं, वेक्टर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिफाइंड है वेक्टर पोजीशन में चेंजिंग हुआ, वही जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ओ से ए मान लो कि R1 वेक्टर है, अब ओ से बी जो है R2 वेक्टर है, RI भी लिख सकते हैं इसको और RF भी लिख सकते हैं, ये हमारा R फाइनल पोजीशन हो गया। तो सिंपली ई कितना होगा,
तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पोजीशन, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ऑब्जर्वर, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो इनिशियल है वो हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है फाइनली यहाँ पर आ गया। तो अब जो है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन होगा वो फाइनल पोजीशन हो गया। तो आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर वैक्टर इक्वल टू आर फाइनल। तो यहाँ पर हम डेल्टा आर वैक्टर क्या लिखेंगे, आर फाइनल वैक्टर माइनस आर इनिशियल वैक्टर। अब सुनो, मान लो कि x1 जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1, और b वेक्टर जो है b पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, z2। देखो पहले जो है इस पोजीशन जो है वो क्या था x1, y1, z1। अगर फैक्टर में बात करते हैं तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, नहीं, x1 i कैप प्लस y1 जेड कैप प्लस z1 के कैप। और अब जो है ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी पर आ गया है ऑब्जेक्ट, तो अब उसका पोजीशन है x2 i कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो डेल्टा आर वैक्टर इक्वल टू फाइनल कितना हो गया x2 i कैप, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, आर फाइनल कितना है तो x2 i कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस इनिशियल फैक्टर कितना है x1 i कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो पोजीशन फैक्टर कितना हो गया x2 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 जे कैप माइनस y1 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस z1 के कैप, एक साथ लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, पोजीशन फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x2 इसमें i का कॉमन ले लो, तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ये हो गया हमारा पोजीशन फैक्टर का फॉर्मूला। कब, जब दो कोऑर्डिनेट ऐसे दिया हुआ, समझ गया ना। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो कि इस पर क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो जैसे मान लो कि ए पार्टिकल इज इनिशियली एट ए 2, 3, 4 एंड 2, 3, 4 and move by a random path and reaches at B 6, 2, 5 with respect to ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर ओ, फाइंड द पहला इनिशियल पोजीशन, दूसरा सवाल है फाइनल पोजीशन, तीसरा थर्ड सवाल है चेंज इन पोजीशन। ऑफ कोर्स चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता था, याद करो, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कहलाता था। तो हमको फाइंड करना। चलो सवाल से समझते हैं। तो पहले बना लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम जिसमें एक्स वाई जेड तीनों हो। तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। पहले जो है पॉइंट पी जो ए पे है जिसका कोऑर्डिनेट था कितना 2, 3, 4, ए कोई स्पेस में है कहीं पर, ए पार्टिकल जो है ए कहीं स्पेस में, और ए पॉइंट जो है यहाँ पे एक ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है ओ पर। पहले इसका पोजीशन था ऐसे, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो किसी रैंडम पाथ से, हमको नहीं पता रैंडम पाथ ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गया।
चलो मूव करते करते, लेट्स दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे पहुँच गया। अब जो है इसका पोजीशन क्या है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया है 6,2,5। सवाल है कि पहले ए ऑब्जेक्ट का कैसा पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, अब ए जो ऑब्जेक्ट का कैसा पोजीशन हो गया, ऑफकोर्स फाइनल पोजीशन। तो बताओ कि इनिशियल पोजीशन कितना है, फाइनल पोजीशन कितना है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, सिंपली था ए वेक्टर टू बी वेक्टर, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच ज्वाइन करने वाला लाइन। तो ए जो है हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। सब फाइंड करेंगे, पहले इनिशियल पोजीशन फाइंड करते हैं। इनिशियल पोजीशन दैट इज r1 वेक्टर ri, फाइनल पोजीशन को लिख देते हैं rf। चलो ri लिखते हैं, तो ri क्या है हमारा, वो वेक्टर है। ri क्या है हमारा, ओ से ए के बीच ज्वाइन करने वाला लाइन, वो वेक्टर क्या है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कितना मीटर। अच्छा फाइनल पोजीशन क्या है हमारा, तो फाइनल पोजीशन क्या है, ओ बी वेक्टर, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच ज्वाइन करने वाला लाइन, ओ बी वेक्टर कितना है, तो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप मीटर। पोजीशन फैक्टर क्या होगा, तो पोजीशन फैक्टर जो है हमारा फाइनल पोजीशन ए हो गया। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या था, सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बताओ बेटा, फाइनल पोजीशन कितना है 6i कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 5k कैप है, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है, तो 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है। तो बताओ 6 में से 2 गया तो 4i कैप प्लस 2 में से 3 गया तो माइनस j कैप प्लस 5 में से 4 गया तो k कैप। तो हमारा फाइनल जो है ए डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो गया, समझ गए। तो ए जो है हमारा पोजीशन में चेंजिंग इतना हुआ, क्लियर हुआ। चलो ये हमारा सवाल था, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर समझ गए। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर एक बात बताना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। जीरो मतलब ए हमेशा याद रखना कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, दोनों सेम, और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गया तो चेंज इन पोजीशन कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन और दोनों इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है, तो हमारा क्या होगा, जीरो। जीरो नहीं, जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे नल वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़े थे वेक्टर में, नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम रहा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। इस बात को लिखते हैं हम लोग कि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। जीरो का मतलब तुम लोग समझ जाना कि क्या है, हम लोग मेरा मतलब नल वेक्टर है, ठीक है, नल वेक्टर है। क्लियर हुआ ना। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अच्छा हम डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में ये तुमको बता दिए कि डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छी बात है। अब वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन तो ऑलरेडी जान लिए, कैसे, टेल टू हेड या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है ये होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के
बीच में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक अगर डिफाइन करना चाहते हैं इसको, तो एक वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मान लो कि एक पॉइंट है पी, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। अब ये पार्टिकल जो है वो ऐसे 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 घूम के यहाँ पर आया, यहाँ पर पी से ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पर आया क्यू पर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हुआ? तो पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है, तो सिंपली ये डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। और यही जो है डेल्टा आर का मॉड, ये हमारा हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर हुआ ना? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसका मॉड। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता दिए। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है डिस्टेंस। देखते हैं, चलिए बेटा समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और ऐसे ऐसे करते 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 ये बी पॉइंट पे पहुंचा। पहले इनिशियल पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का, वो ए वेक्टर था। इनिशियल पोजीशन था वो ए वेक्टर। अब जो है ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या हो गया, वो बी वेक्टर। अब एक बात बताओ कि जब ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया, तो ए से बी तक जाने में वो कितना जो है पाथ का लेंथ ट्रेवल किया। तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ऐसे गया है, ये पाथ का लेंथ जो है वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे ए से बी, जो ए जो है इनिशियल पोजीशन है, बी तो फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होगा। लेकिन ए कितना लेंथ पाथ कवर किया, यही पाथ ऑफ लेंथ जो है क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो क्या होता है डिस्टेंस, सिंपली कि इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। लेंथ है तो यूनिट क्या होगा, हमेशा मीटर होगा। तो यूनिट हमारा क्या होगा बेटा, तो मीटर होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि एक बात बताओ कि यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए एक ऐसा क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन भी हम देख सकते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा हमारा, एल होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है पाथ पर। तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं।
मान लो कि यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है r, रेडियस दिया हुआ है r, और ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। दो ठो आदमी है, एक आदमी है M1 और M2 यहाँ पर है। M1 और M2 जो है इन पाथ्स के सहारे जाते हैं। मैन M1 मूव along the circumference and man M2 moves along the diameter। सवाल है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय मैंस, ठीक है, कि ये जो मैंस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए ये हमको बताना है। बिल्कुल बताएंगे, आराम से समझो। पहले एक बात बताओ कि जब मैन M1 जो है वो इस रास्ते से जाएगा और M2 जो है इस रास्ते से जाएगा, तो यहाँ पर एक एक्सिस यहाँ पे सवाल में मेंशन कर देते हैं हम कि ये जो है हमारा y एक्सिस है और ये जो है हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इस सवाल में मेंशन है ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब एक बात बताओ कि जब मैन M1 जो है वो किसके अलॉन्ग चलता है, सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग, तो सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग जब M1 चलेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, डिस्टेंस क्या होता था, पाथ ऑफ लेंथ, और पाथ ऑफ लेंथ क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस का लेंथ हो जाएगा। सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना होता है, कोस पाई इंटू आर। तो M1 जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन M1 इज इक्वल टू पाई इंटू आर, क्योंकि पाथ का लेंथ कितना है पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कितना होगा, तो तुम बोलोगे बहुत आसान, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपली ये इनिशियल पोजीशन था और ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया फाइनल पोजीशन पे, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है उस पर डिपेंड करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ए वाला। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कितना होगा, आर और आर, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, यही ना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पर अगर ऐसे पूछा जाए तो लिखेंगे 2r, कौन सा क्या, ऑफकोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आई कैप, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए कोई डायरेक्शन लेना जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट है कि ये M1 के लिए है और मैन M2 के लिए देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस M2 जो है वो कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस A से B गया, A से B गया, मैन M2 जो है वो A से B ही नहीं गया सिंपली, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया 2r, बोलो। लेकिन एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कितना, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कितना, 2r। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 2r है। देखो यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे 2r हुआ और मास मैन M2 के लिए। तो इस केस में देखो ध्यान से कि यहाँ पे मैन M2 के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, लेकिन मैन M1 के लिए डिस्टेंस जो है ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये जो है हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है सेम पाथ पे चले,
सेम पाथ पर, और सेम पाथ पे चले तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच इनइक्वालिटी ए बनता है, ठीक है ना, कि अगर सेम पाथ पे चले तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लो कि इफ़ ए मैन गोज़ ऑन द पाथ देन without returning back, then in that case displacement and डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल, ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन। तो एक बात हमेशा याद रखना, एक और एग्जांपल से अगर समझाना चाहते हैं तो समझो कि एक मैन जो है वो यहाँ पर है, 10 मीटर ए से बी गया, 10 मीटर। तो बताओ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग चलाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट का मॉड ले रहे हैं, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर यही मैन जो है वो इसी पाथ पे क्या हो गया, यहाँ आ गया सी पर, 10 मीटर ऐसे गया और 2 मीटर पीछे आ गया, रिटर्निंग बैक हो गया ऐसे, इस पाथ से 10 मीटर ऐसे गया ऐसे और रिटर्न हो गया। तो अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस होता है पाथ ऑफ लेंथ, कितना लेंथ कवर किया, तो 10 मीटर प्लस 2 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है सिंपली क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन, तो 10 मीटर माइनस 2 मीटर कितना हो गया, 8 मीटर, 8 मीटर जो है ये होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम। अब बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस से क्या है, बड़ा है। तो एक बात बताओ, हम यही ना बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस से क्या है, बड़ा, और एक ऐसा केस आया जब ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं गया बिना कोई रिटर्निंग बैक हुए, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम। तो अगर मैन जो है कोई पाथ पे चलता है विदाउट रिटर्निंग बैक, ठीक है ना, ऑन स्ट्रेट पाथ, यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर लो, स्ट्रेट पाथ, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड जो है प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे हम लिख देते हैं अदरवाइज विल ग्रेटर देन, ओके। चलो, तो आज के सेशन में हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट।